जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा पाठ रहेगा वो कर रहेगा यानी कुषाण वंश, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। समझे? हमने इसके पहले जो है शुंग वंश के बारे में बता दिया था और बता दिया था। अब इसके बारे में देखने वाले, इसमें बहुत खास ये वाला चैप्टर आता है और इसके बाद जो कनिष्क का समय आता है वो वाला बहुत खास चैप्टर रहता है। अब देखिए, हमने जो इसके पहले जो है और चीज़ें के बारे में बताया था। अब इसमें देखें जो कनिष्क का शासन चलता है, इसमें जो बौद्ध संगीति होती है उसके बारे में देखेंगे और देखेंगे जो यानी इन्होंने जो कनिष्क ने जो सिक्के चलाए थे या कनिष्क के पहले जो बिम कडफिसस आता है वो जो सिक्के चलाए थे उनके बारे में देखते हैं और राजधानी के बारे में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं जो ये यानी कुषाण वंश का जो पहला शासक आता है वो कौन होता है। वो होता है कुजूल कडफिसस होता है। कौन होता है? कुजूल कडफिसस होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो कुषाण थे ये कौन थे। देखिए, ये कुषाण जो है ये चीन में एक क्या थे, चीन के जो यूची जनजाति से संबंधित है। जो कुषाण वंश है किससे संबंधित है? चीन में एक यूची जनजाति है, यूची जनजाति पाई जाती है। अलग अलग लिखा जाता है सब, यूची जनजाति से ये लोग संबंधित है। समझे? और इनके बारे में अगर मैं देखते हूँ, जो प्रथम शासक था वो कौन था? कुजूल कडफिसस था। कौन था? कुजूल कडफिसस था। और जो राजधानी थी क्या थी? राजधानी जो पेशावर थी। राजधानी क्या थी? राजधानी पेशावर थी। और इसके बारे में अगर मैं देखता हूँ, इनके बारे में जो है जो ये क्या चीज मानते थे, जो है ये क्या मानते थे, ये जो कन्फ्यूशियसवाद है, ये कन्फ्यूशियसवाद क्या है? यहाँ लिखा कन्फ्यूशियसवाद। ये जो है चीन के एक दार्शनिक थे। समझे? चीन के एक दार्शनिक या हमको कह सकते हैं विचारक। चीन के विचारक, जैसे हमारे वहाँ दार्शनिक कहा जाता है, वहाँ विचारक होते हैं। समझे? तो वहाँ जो है चीन के एक कन्फ्यूशियसवाद को माना जाता था। ये जो उनको मानते थे, ये कहाँ के थे? अब ये चीन के एक विचारक थे। अब उसके बाद जो दूसरा आता है, इनके सबके केवल ज्यादा इतिहास बारे में नहीं मिलता है। समझे? तो थोड़ा थोड़ा बहुत अधिक हो जाता है। अब देखिए, जो बिम कडफिसस दूसरा आता है, इसका समय कब से चलता है? पहले इनका समय जो होता है, जो कुजूल कडफिसस का होता है, वो कब होता है? 15 एडी से 37 एडी तक चलता है। इनका जो शासन चलता है 15 एडी से 37 एडी तक। उसके बाद जो बिम कडफिसस आता है ये 37 से चलता है, 37 से 78 तक चलता है। इसके बारे में देखते हैं, यह किसको मानता था? ये भी जो कन्फ्यूशियसवाद को ही मानता था। यानी बिम कडफिसस भी माना कन्फ्यूशियसवाद और कुजूल कडफिसस ये भी जो है कन्फ्यूशियसवाद को मानता था। समझे? अब जो इन्होंने जो इनके मुख्य काम जो थे, ये बढ़िया आता है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। इन्होंने जो शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। समझे? अगर शुद्ध यानी सर्वाधिक मात्रा में जो है शुद्ध सोने के सिक्के जारी करवाए थे। लेकिन इनसे पहले कौन सिक्के, सोने के सिक्के भी इनसे पहले और जारी करवाया था। वो कौन था? वो जो है जो इनके पहले आया था, उसका नाम क्या था? अभी इनको बताता हूँ। अब देखेंगे, जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, उसके बाद जो कनिष्क का शासन आता है। कनिष्क का शासन कब चलता है? कनिष्क का शासन जो है कब चलता है? 78। देखिए, इनका समय दो जगह मिलता है। इनका जो 78 से चलता है, कहीं 101 लिखा रहता है, कहीं 102 लिखा रहता है। समझे? कहीं 101 कहीं 102 इनका मिलता है। समझे? हमारे हिसाब से तो 101 वाला सही रहेगा। देखिए, इन्होंने जो क्या किया, ये जो है गद्दी पर कब बैठते हैं? गद्दी पर 78 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठते हैं। और उसके बाद जो गद्दी पर बैठते हैं, ये जो संबोध चलाते हैं, सख्त संबोध चलाते हैं। अब ये इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि कनिष्क जो ये कुषाण वंश से संबंधित था, तो लेकिन जो है ये सख्त संबोध चलाया, ये से तो अलग हो गया। अब सख्त संबोध क्यों चलाया गया? अब देखिए, मैं इसके जो है अगर इतिहास के बारे में नक्शा के हिसाब से देखता हूँ, ये जैसे अखंड भारत का मैं नक्शा बना रहा हूँ, ये अखंड भारत का नक्शा है। अब देखिए, ये जो पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ क्या रहते थे? यहाँ कौन सी जनजाति थी? यहाँ जो है यही शक लोग रहते थे। नहीं, शक जनजाति यहाँ पर रहती थी। ये एक जनजाति थी पहले, तो यहाँ शक लोग रहते। जब कनिष्क ने इसको चलाया था, और कनिष्क का शासन कहाँ? यहाँ कश्मीर पर चल रहा था। यानी जो कश्मीर पर इनका शासन चल रहा था, जो है
कश्मीर एरिया में रहते थे। तो यहाँ पर जो है चलाया तो गया था यहाँ पर, लेकिन इसको यहाँ पर भी फैलाया गया। तो यहाँ पर जब फैलाया गया था तो यहाँ जो है ज़्यादा इस पर ये सब लोगों ने जो है यानी शक संबोध पर यहाँ के लोगों ने जो है इस पर ध्यान नहीं दिया, कश्मीर के लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और जो ये लोग थे, ये लोग बढ़िया चालाक थे, ये लोग जो है उसको जो मानने लगे थे, इस कैलेंडर को जो मानने लगे थे, इसी के आधार पर उनका सबका दिन तय होता था। तो समझे, तो ये धीरे धीरे इसकी परंपरा जो यहाँ पर यही परंपरा जो है सत्संगों ये चलता रहा, धीरे धीरे जो है चलता रहा। बाद में यहाँ पर जो है यहाँ पर जब इनका सबका नष्ट हो गया, यानी सब जब इनका शासन खत्म हो जाता है, बाद में इसकी खोजबीन होती है, इनका सबका कैलेंडर देखा जाए तो कैलेंडर देखा गया तो इनका सबका जो है यहाँ तो सब खत्म हो गया, लेकिन जो यहाँ संबोध चल रहा था, यहाँ संबोध चल रहा, यहाँ तब नावा निशान खत्म हो गया। तो वही हिसाब से जो है यहाँ जो सब जनजाति थे यहाँ पर कैलेंडर चलता था, तो उसी के आधार पर ही चला था, समझो, उसी के आधार पर प्रचलित होगा। नहीं तो फिर यहाँ पर ये चलाए थे, लेकिन जो है यहाँ पर ये नहीं चला तो वो हट गया। फिर उसके बाद ये फिलहाल हटो छोड़ो, अब इसकी राजधानियाँ देखते हैं। जो राजधानियाँ इनकी दो थी, समझे, राजधानियाँ कितनी थी, राजधानियाँ इनकी दो होती हैं। एक कौन थी, एक तो वो धार्मिक राजधानियाँ होती थी इनके सबकी, एक जो राजनीतिक धार्मिक होती थी। धार्मिक राजधानी जो होती थी वो मथुरा थी, और जो वो राजनीतिक राजधानी आती है राजनीतिक राजधानी इनकी पुरानी वही राजधानी थी जो पेशावर यानी जो वो कुजुल कड़फिसस के समय हुआ करती थी, वही राजधानी थी। तो इनकी दो राजधानियाँ, जो कनिष्क की दो राजधानियाँ होती हैं, समझे। अब जो ये मथुरा थी, अब ये मथुरा धार्मिक राजधानियाँ होती थी, समझे। तो यहाँ सब देवी देवताओं की पूजा वूजा होती थी। और जो ये पंचायत वाली होती थी, राजनीतिक वाली, जो राजनीति वाली कौन थी, पेशावर या पुरुषपुर, समझो, पेशावर या पुरुषपुर हुआ करती थी। उसके बाद देखते हैं ये जो लिखा है यहाँ पर एक हेडिंग लिखी गई है, वो लिखा इसने जो रेशम मार्ग पर अधिकार किया। रेशम मार्ग के बताए, ये रेशम मार्ग क्या होता है, देखिए जैसे ये भारत है ना, ये कश्मीर होगा, इधर सब पाकिस्तान हो गया, और इधर सब अफगानिस्तान हो गया, इधर सब चाइना होगा, ये जो है चाइना हो जाता है। अब देखिए ये रेशम मार्ग किसने अपनाया, चाइना ने ही अपनाया, समझे। ये रेशम मार्ग की नीति या किसने अपनाई, ये चाइना ने ही अपनाया। इसमें यह ऐसा हुआ करता था कि जो है इसमें जो है खर्चा कम लगता था, मुनाफा अधिक मिलता था। ये रेशम मार्ग वाले सड़क पर जो है यानी जो है साधन बढ़िया रहता था, और जो है आने जाने में खर्चा कम लगता था और मुनाफा अधिक होता था। तो चाइना लोगों ने इसको शुरू किया था। तो यहाँ पर जो देखिए ये चीन है, यहाँ पर ऐसे ऐसे रास्ता जाती थी, समझे। ये अफगानिस्तान हो जाता था, ये पाकिस्तान, तो अफगानिस्तान, भारत और चाइना, ये सब जो कंट्री मिलती थी, इधर से इधर चली जाती थी। ये बहुत लंबा हुआ करता था, इधर से ये चली जाती थी, और ऊपर से ये यानी जो है यहाँ से रास्ता है, इधर से चीन हो ही गया। उसके बाद भारत में प्रवेश करो, भारत से पाकिस्तान, तो पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान होते हुए ये सब निकलता था। तो इसमें यही रास्ताएं जो बना करते थे, समझे, बढ़िया हुआ करते थे। तो इन्होंने ही चीन वाले लोगों ने ही रेशम मार्ग पर अधिकार किया। अब देखिए जो मूर्ति बनाने की परंपरा आते हैं, मूर्ति बनाने की परंपरा जो है ये कौन से शैली में बनाते हैं, ये जो है मथुरा शैली में जो मूर्ति बनाते हैं। कौन सी शैली में, देखिए ये मथुरा शैली में जो है मूर्ति बनवाई। कनिष्क ने जो है ये कनिष्क ने जो है दो, ये खुद अपनी मूर्ति बनवाता है, भगवान बुद्ध की मूर्ति भी बनवाता है, समझे। तो ये जो है पहली बार जो है कौन सी शैली में, मथुरा शैली में जो यानी बौद्ध जी की मूर्ति बनवाई थी। किसने बनवाई थी, वो जो है कनिष्क ने ही मूर्ति बनवाई थी। कौन शैली में, मथुरा शैली में। अब देखिए जो मथुरा शैली है कहाँ पर स्थित है, यह मथुरा में ही स्थित है। अब मथुरा में एक संग्रहालय है, इसका नाम है मथुरा संग्रहालय। कहाँ पड़ता है, डेम्पियर नगर चौक की पड़ती है। डेम्पियर नगर चौक था कि चौक था, जो वहाँ पर डेम्पियर नगर पड़ता है, जो बाग बहादुर मथुरा के पास स्थित।
कहाँ पर स्थित है? बाघ बहादुर मथुरा के पास स्थित है, समझे? तो वहां पर स्थित है। अब देखिए कनिष्क ने जो है कश्मीर में एक स्तूप का निर्माण करवाया, एक नहीं पता नहीं कई स्तूप रहे होंगे। तो कनिष्क ने जो कश्मीर में स्तूप का तथा संग्रहालय का निर्माण। स्तूप क्या हुआ करते थे? स्तूप जो है समाधि हुआ करती थी, समाधि जैसे चौखंडा हुआ करता था वो स्तूप होता था, समझे? तो ये जो है तो ये चौखंडा टाइप के ये स्तूप हुआ करता था। और ये क्या है? ये संग्रहालय जो है, संग्रहालय क्या है? संग्रहालय में ये हुआ करता था जहाँ संघ के लोग यानी जो बौद्ध संघ वाले बौद्ध लोग वाले, तो उस संघ वाले लोग जो संघ पहले हुआ करता था, तो संघ वाले लोग जहाँ पर निवास करते थे, समझे? जहाँ पर निवास करते संघ के लोग जहाँ पर निवास करते थे या रहने की व्यवस्था बनाते थे, वही होता था संघाराम। अब देखिए इसके समय में जो बौद्ध संगीति आती है उसके बारे में बताते हैं। चलिए देखते हैं जो बौद्ध संगीति के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं क्या देखते हैं, जो सोने के सिक्के थे, सोने के सिक्के कौन जारी करवाता है? पहली बार में सोने के सिक्के जो कौन जारी करवाता है? तो ये यूनानियों लोगों ने ही इसको जो सोने के सिक्के जारी करवाते हैं। सोने के सिक्के जारी करवाना अलग बात है, शुद्ध सोने के सिक्के जारी करवाना अलग बात है। जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, समझे? तो हमको लगता है वही 24 कैरेट वाला सोना जो है ये लोग चलवाए थे, समझे? अब उस शुद्ध सोने के सिक्के इतना शुद्ध सोने के सिक्के कौन जारी करवाता या सोने के सिक्के कौन जारी करवाता? सोने के सिक्के यूनानियों ने जारी करवाए। जो शुद्ध सोना हुआ करता था उसको किसने जारी करवाया? वो जो है बिम कडफिसर ने जारी किया। उसको छोड़िए, अब देखिए हम जो बौद्ध संगीति बारे में बात करते हैं। कुल बौद्ध संगीति कितने हुई थी? 4 हुई थी, समझे? देखिए अब बौद्ध संगीति लोग 4 कहते हैं हुई थी, लेकिन हम 6 गिनाएंगे आपको, समझे? बौद्ध संगीति को 6 ठोक गिनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे भी। अब देखिए जो पहली बौद्ध संगीति होती है क्या होती है? 483 ईसा पूर्व में होती है, समझे? पहली बौद्ध संगीति वो 483 ईसा पूर्व में होती है। कब होती है या किसके समय में होती है? तो 483 ईसा पूर्व में होती है। किसके समय में? अजातशत्रु के समय। अजातशत्रु कौन था? हर्यक वंश का पहला राजा हुआ था। हर्यक वंश का पहला राजा कौन था? अजातशत्रु था। उसके बाद शिशुनाग वंश के समय आता है। उस शिशुनाग का पुत्र कौन हुआ? कालाशोक था। कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति होती है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। जब पहली 483 बीसी में हुई थी, उसके बाद सीधे 100 साल के बाद घटा दूं, हाँ तो 383 ईसा पूर्व चलता है, समझे? तो 383 ईसा पूर्व में जो है दूसरी बौद्ध संगीति होती है। दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय में होती है? कालाशोक के समय। कालाशोक कौन था? जो शिशुनाग वंश का जो है संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक जो है उसका अभी नाम भुला गया भी आता। तो जो शिशुनाग वंश था उसका जो लड़का था तो कालाशोक होता। कालाशोक का जो है समय दूसरी बौद्ध संगीति। उसके बाद जो तीसरी बौद्ध संगीति होती है, तीसरी बौद्ध संगीति वो किसके समय होती है? अशोक के समय होती है। किसके समय होती है? अशोक के समय होती है, समझे? उसके बाद तीसरी के बाद अशोक के बाद हुई तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के। उसके बाद चौथी जो बौद्ध संगीति होती है किसके समय में होती है? जो आपके सामने प्रस्तुत है। ये कौन है प्रस्तुत है? वो कनिष्क के समय में। चौथी बौद्ध संगीति किसके समय में? कनिष्क के समय में। और 2 बौद्ध संगीतियां जो होती और बच गई, हमने जो 6 गाया था, जो 2 बौद्ध संगीतियां वो किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में आती है। हर्षवर्धन का शासन कब से कब तक चलता है? तो 606 से, समझे? 606 से 647 अपना हर्षवर्धन का समय चलता है, समझे? हर्षवर्धन का समय कितना था? 606 से 647 तक इतना समय जो है हर्षवर्धन का चलता है। इन्हीं के समय जो है हर्षवर्धन के समय 2 बौद्ध संगीतियां और आयोजित हुई थी। टोटल 6 बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई थी, समझे? और एक प्रयागराज में हुई थी और दूसरा जो कन्नौज में है। हाँ, पहली जो है इनके समय जो हर्षवर्धन के समय जो है 5वीं प्रयागराज में हुई थी, प्रयागराज। और उसके बाद जो है 6वीं जो है कहाँ होती? कन्नौज होती है। 6वीं कहाँ होती? कन्नौज में होती, समझे?
तो टोटल 6 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, लेकिन जो किताब में मिलता है आपको 4 ही बौद्ध संगीतियाँ मिलेगी। चलिए उसके बाद जो ये बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं। जो चौथी बौद्ध संगीति होती है वो किसके समय होती है? कनिष्क के समय होती है। कब होती है? 98 9 8 है 98 ईस्वी में एसी में होती है। कब होती है? 98 एसी में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। सम्राट कौन थे या राजा कौन था? ये कनिष्क ही था, समझे। उसके बाद उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष था। और कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में होती है, समझे। कुंडलवन कश्मीर में होती है। अब जब चौथी बौद्ध संगीति होती तो ये बौद्ध संगीति यानी जो ये बौद्ध संगीति है 2 भागों में बढ़ जाती है। एक हीनयान भाग, एक महायान भाग, समझे। हीनयान भाग भी क्या होता है? हीनयान वाले में जो कथा वस्तु जो पुस्तक है, इसमें जो ये पुरानी परंपरा वाले मानते थे। जो हीनयान वाले थे ये पुरानी परंपरा को मानते थे। पुरानी परंपरा में जो है क्या मानते थे? देखिए महामानव जो है बौद्ध जी को जो महामानव मान करके जो है इसे ऐसे जो है महामानव मान करके जो है इनकी पूजा करते थे, समझे। तो इनकी आराधना करके ऐसे जो है पूजा करते थे। और जो ये हीनयान महायान वाली जो हो गई, ये लिखा है महायान। तो महायान वाले में जो है ये लोग क्या करते थे? स्तूप बनाते थे बढ़िया, और मूर्ति बनाते थे। और क्या बनाते थे? और उनके पत्थरों की पूजा करते थे। मूर्ति हो गया, पत्थर हो गया, अरे सब जो है तो देवी देवताओं की पूजा बना करके जो है उसके जो जाप करते थे बढ़िया, जो है मल की जो है उनकी पूजा करते थे गोड़ दबा करके। तो वो पूजा करते थे, समझे। अब देखिए जो अब यही आता है जो कनिष्क ने अपनाया था। कनिष्क ने यही महायान को ही अपनाया था, समझे। कनिष्क कौन सी परंपरा को अपनाता है? कनिष्क जो महायान जो है परंपरा थी उसको अपनाता है, समझे। क्यों अपनाता? क्योंकि इन्होंने ही जो है भगवान बुद्ध जी की जो है मूर्ति बनवाया था, समझे। मूर्ति बनवाया था। कौन सी शैली में बनवाया था? वो मथुरा शैली में बनवाया था। कौन सी शैली में? मथुरा शैली में बनवाया था। वो अपने ये दोनों बनवाता है। एक तो भगवान बुद्ध की मूर्ति और दूसरा जो है अपनी खुद बनवाता है। जो मथुरा संग्रहालय बना हुआ है, तो मथुरा संग्रहालय में भगवान बुद्ध की जो मूर्ति तो सुरक्षित हुई, लेकिन जो कनिष्क की मूर्ति है उसमें इसका सर गायब हो गया है, समझे। जो कनिष्क की मूर्ति है उसमें इसके मूर्ति में जो है सर जो है वो जो है अलग हो गया, सर का नहीं पता है। और बाकी जो शरीर है उसका जो है संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, समझे। अब अनेक विद्वान आए, जैसे अब इनके कनिष्क के समय में ही अनेक विद्वान जैसे चरक जी आए, और क्या है नागार्जुन आए। चरक जी आए तो चरक संहिता लिखते हैं, विद्वान थे भाई। तो चरक आए तो चरक संहिता लिखते हैं। और क्या है नागार्जुन आए तो ये क्या लिखते हैं? ये जो है इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। जो नागार्जुन थे इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये क्या लिखे? मध्यमिका सूत्र लिखे। कौन से सूत्र? माध्यमिका सूत्र जो है इन्होंने ही लिखा है। नागार्जुन ने ही माध्यमिका सूत्र जो लिखा है, प्रस्तुत किया है। देखिए ये कंफ्यूजन दूर हो गई। ये जो कंफ्यूजन है यानी जो शुद्ध सोने के सिक्के कौन जारी करवाता है? शुद्ध सोने के सिक्के जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने या शुद्ध सोने के सिक्के आ जाए बिम करफिसस हो गया। और जो शुद्ध सोने के सिक्के होते हैं कौन? यूनानी या इंडो ग्रीक। अगर यूनानी नहीं है तो ये इंडो ग्रीक आएगा, समझे। इंडो ग्रीक दोनों में से कोई एक रहेगा, समझे। अब थोड़ा बौद्ध रामायण के बारे में चलिए देखते हैं, 2-3 थोड़े और इसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा और इनके बारे में देखते हैं। हमने यहाँ क्या बताया? नागार्जुन के बारे में बता दें जो इससे भारत का आइंस्टीन कहा जाता। अब जो ये बचते हैं पासवर, जो बचते हैं पासवर, इन्हें आंसू कवि कहा जाता। आंसू कवि क्यों कहे? क्योंकि ये बैठे बैठे ही कविता को बना देते थे, समझे। बैठे बैठे ही कविता को बना देते थे, इसीलिए इन्हें आंसू कवि। आप आंसू कवि लिखा है, समझे। आंसू कवि इन्होंने लिखा है, पुस्तक है। अश्वघोष आते हैं दूसरे, तीसरे अश्वघोष, चौथे अश्वघोष आते हैं। 1 2 हो गया, दूसरा ये 4, चौथा अश्वघोष आते हैं। इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा। इसी को ही बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है, समझे। बौद्ध धर्म का रामायण इन्हीं को कहा जाता है। अब
देखिए, तो बौद्ध धर्म का रामायण किसने लिखा है? बौद्ध चरित जो पुस्तक है, अश्वघोष ने बौद्ध धर्म का रामायण इसको कहा है। अब ये कनिष्क ने अशोक के सामान्य धर्म बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कनिष्क जो था वो अशोक के तरह ही जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। क्यों, कैसे मालूम? क्योंकि जो अशोक ने अपने दोनों बेटे, यानी जो लड़का लड़की था उसका बेटा बेटी, उसको कहाँ भेजा था? उसको जो है वहाँ श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, समझे? तो उसी प्रकार जो है ये भी जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए खूब प्रचार प्रसार करा, इसीलिए इसको जो दूसरा अशोक कहते हैं, समझे? उसी प्रकार जो कनिष्क ने जो नागार्जुन थे, नागार्जुन कहा जाता है या नागसेन कहा जाता है, समझे? लिखा नागसेन। तो इनको जो नागसेन जो है, नागसेन को जो दूध बनाकर कहाँ भेजा? चीन भेजा। कनिष्क ने नागार्जुन या नागसेन को दूध बनाकर कहाँ भेजा? चीन भेजा, समझे? अब उसके बाद यहाँ से अब आगे चलेंगे हम गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश के बारे में अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।